नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी वसंत पुस्तक का 5वां पाठ, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बच्चों, ये पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह ने बच्चों इसमें हमारे जो पुराने समय में चिट्ठियाँ चलती थी उनके बारे में बताया है। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबो-गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। बच्चों, इस पाठ के आधार पर लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन कर यह बताना चाहा है कि भले ही संसार साधनों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की दुनिया जो है वो निराली है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियां सर्वश्रेष्ठ थी और हमेशा रहेंगी। जो आनंद हमें चिट्ठियों को पढ़कर मिलता है बच्चों, वह आनंद हमें फैक्स, ईमेल या फ़ोन में बात कर कर या मैसेज पढ़कर नहीं मिल सकता। लेखक ये बताना चाह रहा है हमें, मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने विशेष भूमिका निभाई है। पत्र मनुष्य के लिए संदेश व प्रेरक दोनों रूपों में कार्य करते हैं। बच्चों, जो पत्र होते हैं वो हमारे संदेश भी होते हैं और प्रेरक भी होते हैं। पत्र को उर्दू में क्या बोलते हैं बच्चों? खत। पत्र को उर्दू में पत्र को उर्दू में क्या बोलते हैं बच्चों? खत बोलते हैं। पत्र को उर्दू में खत बोलते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो आपका प्रश्न है ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत में क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। कन्नड़ में क्या बोलते हैं? कागद। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। और तमिल में क्या बोलते हैं? कड़ित। क्या बोलते हैं बच्चों? कड़ित। तमिल में क्या बोलेंगे? कड़ित। ये इंपॉर्टेंट है कि किस भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है। दुनिया भर में प्रतिदिन करोड़ों पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाए जाते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। भारत में पत्र संस्कृति के विकसित करने हेतु स्कूल के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को स्थान दिया गया है। पत्रों का विस्तार बढ़ाने के लिए बच्चों आप लोग देखते हैं कि आपके एग्जाम में पत्र लिखे जाते हैं। भारत में पत्र संस्कृति विकसित करने हेतु तभी आपके स्कूल में पाठ्यक्रम में ये जोड़ा गया है कि आप लोग एक 5 नंबर का पत्र लेखन लिखते हैं। आता है ना आपका 5 नंबर का, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में आए चाहे हिंदी में आए। विश्व डाक संघ विभाग तो 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों को पत्र लेखन प्रतियोगिताओं में आयोजित करता है। बच्चों, जो पत्र लेखन प्रतियोगिताएं होती है बच्चों, उसमें 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं, वो पत्र लेखन प्रतियोगिताओं में भाग भी लेते हैं। पत्र मनुष्य के लिए धरोहर का कार्य करते हैं। धरोहर क्या होता है बच्चों? जो हम एक बार प्राप्त कर लेते हैं वो हमेशा चलती है। आज भी देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो पत्रों को सहेज कर रखते हैं, जैसे बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी जो होते हैं, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान आदि की पत्र रचनाएं तो अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अनुसंधान क्या होता है बच्चों? जो हम खोज करते हैं उसे हम अनुसंधान कहते हैं। तो उनके पत्र जो होते हैं वो अभी भी रखे हैं। अर्थात यदि इन पत्रों को विश्लेषण किया जाए तो कितने ही रहस्य हमारे सामने खुल जाएंगे। अगर हम इन पत्रों को खोल कर देखते हैं तो हमें कितनी बातें उनके बारे में पता चल जाएंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे गए थे, जब आप लोग आगे चलकर हिंदी लेंगे 11th में, तो उनके पत्र जो उन्होंने अपनी पुत्री को लिखे थे, इंदिरा गांधी को लिखे थे, वो पत्र हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पत्र काफ़ी उपयोगी हैं। संग्रहालयों में विशेष लोगों के पत्रों को संकलित करके भी रखा जाता है। जो विशेष लोग होते हैं उनके जो पत्र हैं वो आज भी, ये जो आप म्यूजियम जाते हो तो वहाँ भी आप लोगों को पत्र देखने को मिलते हैं। लोग तो पत्रों को सहेजने के लिए इन्हें फ्रेम करके रख लेते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट पत्र होते हैं बच्चों, जो महत्वपूर्ण पत्र होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उन्हें फ्रेम करके रख लेते हैं। जैसे आप लोग फोटो रखते हैं ना, तो ऐसे ही पत्रों को रखा जाता है। पत्रों को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? मंगल मूर्ति जी ने। मंगल मूर्ति जी ने सबसे पहले क्या किया था? जितने भी पत्र थे उनको संकलित किया था, अर्थात एकत्रित किया था। 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र, हमको लिखियो है कहाँ, एवं पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती संकलित होकर ही जनता तक पहुंचे थे।
बच्चों अगर ये पत्र नहीं होते तो हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती कि इन्होंने पत्रों में क्या लिखा था, इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। भारत में पत्रों का विकास आज़ादी के बाद ज़्यादा हुआ। जब हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हो गया तो उसके बाद हमारे पत्र विस्तार बढ़ गया, पत्रों का विस्तार। शहरी इलाके, झोपड़पट्टी, घने जंगलों में बसे गांव, बर्फीले इलाके, समुद्र तट या रेगिस्तान, हर जगह पत्र पहुंचाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले से पत्रों का इतना चलन था कि कोई स्थान ऐसा नहीं होता था जहां पत्र न पहुंचे। डाक विभाग ने न केवल पत्र, जो डाक विभाग के जो लोग थे डाकिया, वो न केवल पत्र लाता था बल्कि मनी ऑर्डर भी लेकर आता था। मनी ऑर्डर क्या होता था बच्चों? जिसमें थोड़े बहुत पैसे हम अपने शुभचिंतकों को दे सकते थे। चाहे कोई भी इलाका हो जहां लोग बसते हैं, वहां डाक व्यवस्था अवश्य पहुंचाई गई थी। यह लोगों को पत्र व धन पहुंचाकर खुशियां प्रदान करते थे। जब मनी ऑर्डर होता है बच्चों, उसके तहत हमको धन पहुंचाया जाता है और बाकी पत्र पढ़कर हमें कितना आनंद मिलता है। आप लोग देखते हैं रक्षाबंधन में आज भी लोग पत्र के माध्यम से ही अपनी राखी भेजते हैं। हम लोगों को जो बच्चों, हम लोग कहते हैं कि हमें एसएमएस पढ़ के जो आनंद मिलता है और पत्र पढ़कर जो आनंद मिलता है, तो उसमें अधिक आनंद किस में मिलता है? हमें पत्र पढ़कर मिलता है। क्यों? क्योंकि पत्रों को हम रख सकते हैं, पत्रों को हम बार बार पढ़ सकते हैं और पत्रों में नई नई बातें होती हैं। क्या जो एसएमएस हैं आप लोग आजकल देख रहे हैं कि बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, भेज देते हैं। लेकिन पत्र क्या होते हैं? अपने मन के विचार होते हैं, हमारे अपने शब्द होते हैं, जो हम अपनों के लिखे हुए शब्दों को बार बार पढ़ते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंथ के 200 पत्र जो आप लोगों को मैंने अभी बताए। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ था। जो बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि जो पत्र हैं बच्चों, वो कहाँ कहाँ होते हैं? करोड़ों लोगों में, जहाँ जहाँ लोग जा नहीं सकते, रेगिस्तान में, बर्फीले स्थानों में, समुद्र तट पर, कहीं पर भी हो, पत्रों को पहुंचाया जा सकता है। एक ये लिख रखा है ना बच्चों, ये ढोंडियों में रह रहे लोग। ढोंडियों क्या होता है? ढाणियों में रह रहे लोग। ढाणियों का अर्थ होता है अस्थायी निवास। जो कच्चे मकान होते हैं उन लोगों तक भी हम पत्रों को पहुंचाते हैं। तो बच्चों इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या है? पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? जैसा हमें पत्र पढ़कर हमें जो संतोष प्राप्त होता है वो एसएमएस से हमें क्यों नहीं होता है? लेखक ये प्रश्न कर रहा है। तो फोन पर सुनी हुई बातें कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं ना बच्चों। व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आने पाता है तो हम क्या करते हैं? उसकी कही हुई जितनी भी बातें होती हैं वो भूल जाती हैं और बाद तक हम उन्हें याद नहीं कर सकते। एसएमएस की बात भी वैसी ही होती है, जो कुछ समय के लिए अस्थायी होती है, कुछ समय बाद हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति तथा उसे स्थायी रूप से रखने, बार बार पढ़ने से जो सुख मिलता है बच्चों, वह फोन और एसएमएस की तुलना में अधिक संतोषप्रद होता है। जो हम बार बार पत्रों को पढ़ते हैं तो उससे हमें अधिक संतोष मिलता है। बच्चों आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। तो आप लोगों को मैंने बताया था कागज किसे कहते हैं? कन्नड़ में। पत्रम, पत्रम किसे में कहते हैं? संस्कृत में। लेख तेलुगु में। पाती हिंदी में। और खत कहते हैं उर्दू में। उत्तरम तेलुगु में। आपके बुक में आगे दिया गया है। जाबू तेलुगु में। कड़ित कहते हैं तमिल में, कड़ित कहते हैं। और चिट्ठी किसे कहते हैं? हम लोग हिंदी में कहते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है आपका पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? तो पत्र लेखन की कला के लिए बच्चों क्या क्या विकास हुए हैं? पत्र लेखन की कला का विकास मानव सभ्यता के विकास के रूप में देखा जाता है। सभ्यता के साथ साथ पत्र लेखन कला का भी विकास हुआ था। जब सभ्यता का विकास हुआ तो पत्र लेखन का भी साथ साथ विकास हुआ था। पहले हरकारे पत्र लेकर इधर उधर जाते थे। हरकारे किसे कहते हैं बच्चों? जो डाकिया होता है। आज हम उसे डाकिया कहते हैं हिंदी में, पहले से उसे हरकारे कहा जाता था। और सूचना का आदान प्रदान इधर उधर किया करते थे। यह कार्य धीरे धीरे क्या हुआ? जब डाकिये ले जाने लगे तो बाद में क्या किया गया? घोड़ों द्वारा पत्रों को पहुंचाया जाने लगा, क्योंकि जो दूर इलाके थे वहां तक डाकिये पैदल चलकर नहीं जा सकते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या किया? घोड़ों को दौड़ाया गया। उसके बाद धीरे धीरे पहियों का विकास हुआ, फिर रेल का विकास हुआ और अब क्या है? हवाई जहाज तक पत्र जाने लग गए हैं। विदेशी पत्र भी हवाई मार्ग से भेजे जा रहे हैं बच्चों। इस प्रकार विश्व डाक संघ ने प्रयास करके सन 1972 में पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया बच्चों 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए
ये पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दिया गया था, जैसे आप लोगों के लिए पत्र लिखना अनिवार्य हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका फोर्थ, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना उत्तर दीजिए। तो पत्रों को हम क्या कहते हैं? धरोहर तो हो सकते हैं, और जो एसएमएस हैं वो क्यों नहीं हो सकते हैं, ये बताइए। तो पत्रों की दुनिया निराली है बच्चों। पत्रों से जो सूचनाएं हमें मिलती हैं उन्हें पढ़कर रिकॉर्ड के रूप में व्यक्ति उन पत्रों को संभाल कर रख सकता है, सहेज कर रख सकता है। अब आप लोग देखते हैं रक्षाबंधन में आपको अगर किसी ने पत्र लिखा है तो आप उस पत्र को कितने समय तक रख सकते हैं। वह एक धरोहर के रूप में आपके पास हमेशा रहेगा, जब तक आप उसे फाड़ नहीं देंगे, जब तक आप उसे खो नहीं देंगे। ये पत्र विरासत में आने वाली पीढ़ी को मिलते हैं। अब बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, हमें बचपन के पत्र, बहुत जब छोटे छोटे होते हैं तो बचपन के पत्र हमें मिल जाते हैं। इन पत्रों में पत्रकार के पत्र, व्यावसायिक पत्र, कवि, प्रशासन, किसान, पशुपालन, आप लोगों को बताया ना मैंने, बागवानी से संबंधित हर प्रकार के पत्रों में हर प्रकार का विवरण होता है। इसकी तुलना में एसएमएस में ऐसी स्पष्टता, विस्तार, आंकड़ा, स्थायित्व कहाँ होता है बच्चों? एसएमएस जो होता है बहुत छोटा सा होता है ना, उसमें हम पत्रों की तरह विस्तार तो नहीं कर सकते ना, उसमें हम अलग अलग तरह के आंकड़े भी नहीं बना सकते हैं। उसको अगर हम विस्तार से लिखेंगे तो एसएमएस बहुत बड़ा हो जाएगा और वो सेंड नहीं होगा। अतः पत्र धरोहर हो सकते हैं किंतु एसएमएस नहीं। पत्रों को हम बहुत समय तक सहेज कर रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को नहीं। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? बताइए, क्या चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं? ये फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, टेलीफोन हो गया। तो बच्चों, विज्ञान के प्रभाव से बदलती हुई दुनिया में पत्र लेखन का समय बचाकर फैक्स, ईमेल तथा मोबाइल का प्रयोग जोरों पर चल रहा है। आज आप देखते हैं कि हर चीज़ का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं, किंतु चिट्ठियों की जगह इनमें से कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि पत्र लेखन में लेखक की भावना होती है, उसकी कलाएं होती है, शब्द चयन होता है, भावाभिव्यक्ति होती है। इसके अतिरिक्त पत्र को संभाल कर बार बार पढ़ने के लिए रखा जा सकता है, किंतु मोबाइल या मौखिक संदेश नहीं रखा जा सकता। अथवा पत्र का स्थान ये साधन जो है वो कभी नहीं ले सकते। बच्चों, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पत्र का स्थान ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम इनको बहुत समय तक रख नहीं सकते, हम इन्हें बार बार नहीं पढ़ सकते। ठीक है बच्चों, तो इनकी जगह फैक्स, ईमेल या टेलीफोन कभी नहीं ले सकते। चिट्ठियां अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, वो एक धरोहर हैं। आगे बच्चों एक दो प्रश्न और डिस्कस कर लेते हैं। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? बच्चों, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम टिकट उसमें नहीं लगाते थे। तो टिकट नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो बैरंग पत्र हो जाता है। डाक विभाग ने पत्र वाहन के लिए खर्च निकालने के उद्देश्य से टिकट लगाने का नियम बनाया है। अब देखो बच्चों, जो जितना खर्चा लग रहा है, अगर हम टिकट नहीं लगाएंगे तो उनको कहाँ से सैलरी मिलेगी? जो डाकिये हैं, जो वहाँ विभाग में काम कर रहे हैं, जो पत्र इधर से उधर ले जा रहे हैं, तो उनका भी तो घर घर का पालन पोषण होना चाहिए ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, डाक टिकट व्यवस्था करी। यदि पत्र पर टिकट नहीं लगाया जाए तो वह बैरक बन जाता है। बैरंग क्या होता है बच्चों? ऐसा पत्र जिसे भेजा जाता है उसे टिकट का दुगना पैसा देना पड़ता है। जैसे आपको मैंने पत्र भेजा और उसमें मैंने टिकट नहीं लगाया, तो आपको क्या होगा, जितने का टिकट लगता है, जैसे 5 रुपये का टिकट लगता है, तो आपको वो डाकिए को 10 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप वो 10 रुपये नहीं देंगे तो वो पत्र क्या होता है, वहीं डाक खाने में जमा हो जाता है। तो बच्चों, इसे कहते हैं हम बैरंग पत्र। अगला प्रश्न क्या है बच्चों आपका, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे? जो हम पिन कोड लिखते हैं, जैसे रानीखेत का पता क्या है, पिन कोड क्या है, 263645। ठीक है, तो इस प्रकार जो होता है, ये जो पता होता है, ये किस हिसाब से पता है? डाक भेजने के लिए शीघ्रता तथा सीधे भेजने के लिए भी पिन कोड का प्रयोग किया जा सकता है। यह कोड संख्या जो है हर शहर, हर राज्य, हर जिले के लिए अलग अलग होती है। सही पता पिन कोड का सफल एवं संक्षिप्त रूप यही है बच्चों। जैसे 26 है वो हमारे शहर का कोड हो गया, 2636 जो हो गया हमारे जिले का, राज्य का कोड हो गया। उसके बाद 45 क्या हो गया, हमारे इस रानीखेत क्षेत्र का हो गया, नगर का, जो हमारा रानीखेत है ना, तो इसका है। जैसे हर जगह के अलग अलग होते हैं, यहाँ से ताड़ीखेत जाओ, अल्मोड़ा जाओ, हल्द्वानी जाओ, सबके अलग अलग पिन कोड होते हैं। तो ये भी एक प्रकार से पता होता है। जो डाक वाले होते हैं उन्हें सबके पता होते हैं, तो वो पिन कोड देख कर ही समझ जाते हैं कि पत्र को कहाँ भेजना है। एक प्रश्न और है बच्चों, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, वो तो आप लोग जानते ही हैं।
वे अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में भी प्रसिद्ध थे, अतः भारत में जहाँ भी रहते थे उनके नाम से पत्र पहुँचाए जाते थे। पत्रवाहक को उनका वर्तमान पता मालूम हो जाता था। समाचार पत्रों से भी इसकी सूचना मिल जाती थी। तो बच्चों, इसलिए उनके जो पत्र थे वो महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग अपनी बुक से इसको पढ़ लेंगे। अगले पाठ के साथ फिर मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद।